नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मुंशी प्रेमचंद के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, मीन्स पर्सनैलिटी, उसके साथ साथ कृतित्व के बारे में, उन्होंने क्या क्या लिखा है और उनका व्यक्तित्व कैसे पनपा और वो कैसे कवि बने, इन सब सारे चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप न करते हुए, और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। मुंशी प्रेमचंद बहुत ही बड़ी शख्सियत है फ्रेंड्स, इनके बारे में ध्यान से देखेंगे और सुनिएगा अपने स्क्रीन पे देखते हुए। ओके, क्या है, अगर इनके बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में तो कैसे पूछा जाता है साहित्य में, देखिए, प्रेमचंद जी के जीवन वृत्त, व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए। तो क्या क्या चीज़ें हैं, जीवन वृत्त, उनके जीवन की कहानी क्या है उसके बारे में जानते हैं। कहानी कला को नवीन दृष्टि एवं दिशा प्रदान कर युगांतर प्रस्तुत करने वाले श्री प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 ईस्वी में हुआ था। सन 1880 ईस्वी में बनारस के पांडेपुर ग्राम के एक छोटे से परिवार लमही में एक कुलीन कायस्थ परिवार में हुआ था फ्रेंड्स। अगर आप कभी बनारस आकर के घूमे होंगे तो आप जानते होंगे पांडेपुर के बारे में, उसके साथ साथ लमही के बारे में भी जानते होंगे, जो आजमगढ़ वाले रोड पे ये लमही नामक जगह है फ्रेंड्स। तो वहाँ पे कायस्थ कुलीन परिवार में हुआ था फ्रेंड्स। उनका यह पुनीत जन्म स्थान वाराणसी से लगभग 5-6 मील दूर है। वाराणसी से लगभग, मतलब पांडेपुर से लगभग 2-3 किलोमीटर दूरी पे है लमही फ्रेंड्स। इनके पिता का नाम श्री अजायब राय और पूज्य माता जी का नाम आनंदी देवी था। परिवार का मुख्य व्यवसाय कृषि था। अब आप जानते ही होंगे, कृषि, जो फैमिली अगर कृषि करती है तो उसको कितना उससे इनकम हो जाती है आप जानते होंगे, मतलब उनको जितना लगाते हैं उतना ही मिल जाए, वो बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। तो मुख्य व्यवसाय इनका क्या था, कृषि था, जिससे पालन पोषण के लिए उपयुक्त आय नहीं हो पाती थी। 1880 की बात है फ्रेंड्स। 1880 में कृषि की जो इस समय हालत है उस समय भी वही हालत थी कृषि की फ्रेंड्स। अंत में इनके पिताजी को विवश होकर के डाक खाने में 20 रुपये मासिक की क्लर्की करनी पड़ी थी, मतलब क्लर्क की जॉब वहाँ पे करनी पड़ी थी फ्रेंड्स। ये डाक खाने में मीन्स डाकिया के काम करने लगे थे फ्रेंड्स। श्री प्रेमचंद के जन्म के साथ वे इसी नौकरी में थे। जब प्रेमचंद का जन्म हुआ था उस समय वो नौकरी में थे उनके पिताजी। ओके फ्रेंड्स, निर्धनता के कारण परिवार का पालन पोषण बड़ी कठिनाई से हो पाता था और बहुत प्रॉब्लम होती थी ये पालन पोषण करने में फ्रेंड्स। बाल्यावस्था से ही विषम परिस्थितियों की अनुभूति श्री प्रेमचंद के पिता, यद्यपि अब किसान न रह गए थे, किंतु मतलब कि वो किसान अब न रह गए थे क्योंकि वो अब जॉब करने लगे थे, किसमें, पोस्ट ऑफिस में फ्रेंड्स, किंतु उनके घर का वातावरण अब भी किसानों जैसा ही था। निसंदेह परिवार का जीवन स्तर निम्न मध्य वर्ग का था, मिडिल फैमिली का था फ्रेंड्स। और श्री प्रेमचंद जी को इसी कारण बाल्यावस्था से ही न केवल अभाव, असुविधा, अभिभूति, कृषक जीवन की अनुभूति हुई, वरन निम्न वर्ग की समस्त कठिनाइयों एवं विपत्तियों को साकार देखने का अवसर मिला। यही नहीं फ्रेंड्स, उन्होंने कष्टप्रद परिस्थितियों से ही संघर्ष करने की क्षमता भी प्राप्त की। मीन्स कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि उनकी स्थिति इतनी खराब थी कि वो ऐसी ऐसी स्थितियों से गुजरे कि जिसमें कि वो बहुत सारी चीज़ें सीखे। जब ऐसी चीज़ें कंडीशन आती हैं तो आप बहुत सारी उस कंडीशन से सीखते हैं फ्रेंड्स, तो वो भी बहुत सारी चीज़ें सीखे। बालक प्रेमचंद जी की छोटी से छोटी इच्छाएं भी पूरी नहीं हो पाती थी फ्रेंड्स। वे मन महसूस कर रह जाते थे। अंतर जगत में विप्लव की चिंगारी चमक रह जाती थी फ्रेंड्स। मीन्स अंदर की भावना उनकी वैसे ही पड़ी रह जाती फ्रेंड्स। वो चाहते थे कि हमको ये चीज़ें मिले, लेकिन उनको मिल नहीं पाती थी फ्रेंड्स। अपूर्ण अभिलाषाओं, मतलब उनकी अभिलाषाएं पूर्ण नहीं हुई कि इन दरिद्रता जन जीवन परिस्थितियों से जूझते हुए वे जीवन पथ पर अग्रसर थे, मतलब कि जीवन को ऐसे ही काटते चल रहे थे फ्रेंड्स, चले गए। जीवन की इन विषम परिस्थितियों ने इन होनहार कथा शिल्पी की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। मीन्स कहने का मतलब कि पृष्ठभूमि जो उनका बेसिक्स था सारी चीज़ें तैयार कर दी। समय आने पर जीवन का यह कटु यथार्थ उनके कथा शिल्प का मर्म स्पर्शी प्रति
पाद बना था फ्रेंड्स। मतलब कि जहाँ पे लिखे हुए वो मर्म स्पर्शी कथा अपने कहानियों में डालते गए हैं फ्रेंड्स। इससे और ज़्यादा वो फेमस हो गए, क्योंकि जो चीज़ें कहानियों में उपन्यास में लिखते थे वो चीज़ें बहुत अभी भी वो इफेक्टिव होती हैं फ्रेंड्स। अल्प आयु में ही मातृ तथा प्रीति स्नेह से वंचित श्री प्रेमचंद जी की 3 बहनें थी। मीन्स कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि कम उम्र में ही माता और पिता दोनों का मृत्यु हो गई और प्रेमचंद जी प्यार से वंचित रह गए थे फ्रेंड्स। उनकी 3 बहनें थीं और 2 अकाल की मृत्यु हो गई थी, 2 बहनों की अकाल मृत्यु हो गई थी और एक बहुत दिनों तक जीवित रही थी। जब प्रेमचंद 8 वर्ष के ही थे, उनकी वात्सल्यी माता आनंदी देवी भी 6 मास रुग्ण शैया पर रहने के बाद, मतलब कि 6 महीने बेड पे रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, पश्चात दिवंगत हो गई थी फ्रेंड्स। इस प्रकार वे अल्पायु में ही मातृश्रेय से वंचित हो गए। प्रेमचंद का बचपन का नाम धनपत राय था, किंतु इनके चाचा इन्हें नवाब राय के नाम से पुकारते थे। जो इनके चाचा थे उनको नवाब राय के नाम से पुकारते थे। प्रेमचंद का 15 वर्ष की अवस्था में ही विवाह हो गया था। पहले फ्रेंड्स बाल विवाह होता था, तो उसके अकॉर्डिंग उनका 15 वर्ष की अवस्था में ही विवाह हो गया था फ्रेंड्स। किंतु दाम्पत्य जीवन सुखद न रहा और इनकी पत्नी इनसे अवस्था में बड़ी और अत्यंत कुरूप थी। इसके अतिरिक्त वह जवान की तेज तर्रार और कलह प्रिय थी। मीन्स हमेशा झगड़ा करने वाली थी वो उनकी पत्नी, जिससे घर विषाद मग्न रहता था। अंत में प्रेमचंद ने उनका परित्याग कर शिवरानी से विवाह कर लिया और शिवरानी बाल विधवा थी। मीन्स वो भी विधवा हो गई थी। जो शिवरानी थी उनके पति एक्सपायर कर गए थे तो वो विधवा हो गई थी फ्रेंड्स। कहने पहले क्या होता था फ्रेंड्स कि बाल विवाह होता था तो कुछ ऐसे भी बच्चे होते थे जो एक्सपायर कर जाते थे, तो उनकी जो पत्नियां होती तो विधवा हो जाती थी फ्रेंड्स। 16 वर्ष की अवस्था में प्रेमचंद जी के ऊपर से पिता का साया भी उठ गया और बेचारे प्रेमचंद अल्पायु में ही मातृ तथा पितृस्नेह से वंचित हो गए। शिक्षा दीक्षा के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो क्या है इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई थी। 5 वर्ष की अवस्था में प्रेमचंद की शिक्षा का प्रारंभ एक मौलवी साहब के पास हुआ। अब पुरानी पीढ़ी के पिता ने उर्दू में अभिरुचि होने के कारण उर्दू की शिक्षा दिलवाई। धीरे धीरे प्रेमचंद का इस भाषा पर अधिकार होने लगा। उर्दू की भाषा सीखने लगे वो और 4 वर्ष बाद उनके पिता की जमनीपुर में बदली हो गई। आर्थिक अभाव से पीड़ित पिता ने वहाँ 1.5 रुपये मासिक का एक बहुत ही गंदा मकान किराए पर लिया। मकान इतना गंदा था कि प्रेमचंद वहाँ न रह पाते और एक तंबाकू वाले के मकान में चले जाया करते थे फ्रेंड्स। 13 वर्षीय प्रेमचंद 13 वर्ष के जब प्रेमचंद थे को मिशन स्कूल की 6ठी कक्षा में प्रवेश दिलाया गया और 15 वर्ष की अवस्था में प्रेमचंद काशी आए। मतलब 15 वर्ष की अवस्था में कहाँ पे चले आए तो बनारस चले आ गए फ्रेंड्स। जहाँ वे 9वीं कक्षा में पढ़ने लगे, इसी बीच उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनके जो पिता थे उनकी मृत्यु हो गई और उनके ट्यूशन द्वारा जीवन निर्वाह का आश्रय लेना पड़ा। मतलब ट्यूशन पढ़ा करके क्या करते थे वो अपने जीवन निर्वाह करते थे फ्रेंड्स। प्रातः बेला में सुबह में वे 5-6 मील पैदल चल करके शहर पहुँचते, पढ़ाई के पश्चात ट्यूशन करते और पढ़ाई करने के बाद ट्यूशन पढ़ाते और फिर पैदल ही रात के 8 बजे तक घर लौटते। इन कष्टमय परिस्थितियों में भी उन्होंने अंत में 2वीं श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और प्रेमचंद तेल की कुप्पी जलाकर पढ़ते थे। तेल की कुप्पी का मतलब पहले जो फ्रेंड्स गांव में ढेवरी बोला जाता था उसको जला करके पढ़ते थे फ्रेंड्स, जिसको दिया भी बोलते हैं फ्रेंड्स। आप लोग अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो आप समझ रहे होंगे उसको फ्रेंड्स। जो कुछ रूखा सूखा मिल जाता उसे ही खाकर संतुष्ट रहते थे, किंतु इतने पर भी जीवट इतनी थी कि उन्होंने कठिनाइयों के सामने घुटने नहीं टेके और इंटर की परीक्षा भी पास करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। इंटर में गणित की अनिवार्यता के कारण उन्हें कई बार असफल भी होना पड़ा था। मतलब गणित अनिवार्य था इंटर में फ्रेंड्स, इसलिए वो बहुत बार फेल भी हो चुके थे, जिससे कि बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और अंत में जब ऐच्छिक विषय हो गया तब वे 1910 में जैसे तैसे इंटर की परीक्षा में सफल हुए। इन्हीं दिनों उन्हें महाजनों के कटु एवं निर्मम व्यवहार का भी अनुभव होगा और आर्थिक अभावों के शिकार प्रेमचंद जी को महाजनों से रुपया जो उधार लेना होता था। बाद में उन्हें व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सन 1919 में
बीए की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली थी। क्या? बीए की मतलब ग्रेजुएशन भी वो कर लिए 1919 में फ्रेंड्स। नेक्स्ट, जीविका के विविध आयाम, मतलब कि वो जीविका अपना जीवन चलाने के लिए कौन कौन से चीज़ों का चुनाव किए उसके बारे में बातें करते हम लोग फ्रेंड्स। प्रेमचंद जी की जीविका का प्रमुख साधन अध्यापन था, मीन्स टीचिंग करना था, और मैट्रिक के बाद ही उन्हें एक छोटे से स्कूल में 18 रुपये मासिक पर अध्यापन कार्य मिल गया। बाद में वे गोरखपुर, कानपुर और बस्ती आदि स्थानों में अध्यापक रहे। इसके बाद प्रगति करते करते वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में सब डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। वे उक्त पद पर 12 वर्ष, मतलब कि सब डिप्टी इंस्पेक्टर के पद पर 12 वर्ष रहे और सफलतापूर्वक कार्य किया। सब इंस्पेक्टर के रूप में उन्होंने महोबे के जीवन का भी अध्ययन किया। इस सेवा काल में उन्होंने न केवल अपने जीवन के कटु अनुभव किए, वरन भारत के एक विशाल भूभाग की जनता का निर्धनता पीड़ित हृदय द्रावक दृश्य भी देखा, जिसका चित्रण उनके साहित्य में दृष्टव्य है। मतलब उनके साहित्य में ये सारी चीज़ें मिलती हैं फ्रेंड्स, जो वो देखे हैं वो उसको लिखा करते थे अपने किताबों में। सरकारी सेवा से त्याग कब किए, त्यागपत्र कब क्यों दिए? सन 1920 में प्रेमचंद जब सब डिप्टी इंस्पेक्टर के पद पर कार्य कर रहे थे, संपूर्ण देश का दौरा करते हुए महात्मा गांधी जी के व्यक्तित्व एवं विचारों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। फिर वह सरस्वती वरद पुत्र साहित्य साधना में ही तत्पर हो गया और साहित्य सृजन उनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य बन गया। क्या? साहित्य सृजन उनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य बन गया फ्रेंड्स। साहित्य साधना की ओर प्रेरणा ग्रहण, साहित्य के अध्ययन एवं प्रणयन की ओर आरंभ से ही उनकी रुचि थी और घोर आर्थिक संकटों के संघर्ष करते हुए भी वे निरंतर अध्ययन करते रहे। मतलब कि संकट तो बहुत सारे थे, लेकिन वो अपने पढ़ाई या पढ़ाने का काम कभी भी नहीं छोड़े फ्रेंड्स, और लिखते भी रहे। उनकी पत्नी शिवरानी के कथनानुसार बचपन से ही उन्हें पढ़ने लिखने की रुचि थी। एक तंबाकू व्यवसायों का लड़का उनका दोस्त था, तंबाकू व्यवसायी का लड़का उनका दोस्त था। वे उसकी दुकान पर जाकर तंबाकू के पिंडों के पीछे बैठ करके तिलस्म होश रुबा पढ़ा करते थे। इस वृहद तिलस्मी रचना को उन्होंने बड़ी रुचि से पढ़ा। यहीं से उनका प्रतिभा साहित्य रचना की प्रेरणा ग्रहण कर सके और 13 वर्ष की अवस्था तक तो उन्होंने उर्दू के अनेक प्रसिद्ध ग्रंथ पढ़ डाले। मौलाना सरर रतननाथ सरसार, मिर्जा रुस्वा और मौलवी मोहम्मद अली आदि की रचनाओं को उन्होंने बड़े चाव से पढ़ा। सरसार द्वारा रचित फसाने आजाद को उनको इतना रुचिकर हुआ कि वे आगे चलकर उन्होंने उसका हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया। निर्धन होते हुए भी वे परिश्रमी एवं ईमानदारी से अर्थोपार्जन करके उपन्यास पढ़ते थे। मतलब कि गरीब होते हुए भी वो क्या करते थे, किसी से कोई भी पैसा चोरी नहीं करते थे, वो ईमानदार थे फ्रेंड्स। और ज्यों-ज्यों आर्थिक कठिनाइयाँ भीषण होती गई, उनका अध्ययन में प्रेम बढ़ता ही गया और इस प्रकार इस दृढ़वती से समस्त जटिलताओं को चुनौती देकर के अपने जीवन को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया। उनका अध्ययन प्रेम इतना तीव्र हो उठा कि पुराणों के उर्दू अनुवाद भी उन्होंने पढ़ डाले। जीवन पथ पथरीला एवं कष्ट का कीड़ था, उस पर चलते हुए पैर लहूलुहान हो गए, किंतु उन्होंने लक्ष्य की ओर बढ़ना नहीं छोड़ा। एक सशक्त संकल्प एवं भावुक हृदय के लिए वे उबड़ खाबड़ जीवन पथ पर निरंतर बढ़ते चले गए फ्रेंड्स। साहित्य सृजन का श्री गणेश कब किए? शुरुआत कब किए फ्रेंड्स? उर्दू में सृजन का प्रथम आयाम 1901 से लेकर के 1915 तक श्री प्रेमचंद जी ने कथा साहित्य को साहित्य सृजन का केंद्र बनाया और कथा साहित्य की ही प्रमुख विद्या उपन्यास लेखन से लेकर के उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन का शुभारंभ किया। सन 1901 में उन्होंने प्रेमा नामक एक उपन्यास उर्दू में लिखा। इसके पश्चात अन्य अनेक उपन्यास लिख डाले। सन 1904 ईस्वी में उन्होंने कहानी रचना का कार्य भी प्रारंभ कर दिया और उस
समय श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर की कहानियाँ अत्यंत लोकप्रिय थी। श्री प्रेमचंद ने पहले उन्हीं की कहानियों के उर्दू अनुवाद छपवाए और तदंतरम स्वयं मौलिक कहानियाँ लिखने लगे। सन 1907 में उनकी प्रथम कहानी संसार का अनमोल रत्न उर्दू के पत्र जमाना में प्रकाशित हुई और इसके अनंतर उन्होंने 4-5 कहानियों की रचना करके अपना प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन सन 1906 में प्रकाशित किया। कहानी संग्रह सोजे वतन 1906 में प्रकाशित किया फ्रेंड्स। और इस संग्रह में राष्ट्रीयता मुखर थी, मतलब उसमें राष्ट्रीयता प्रधान थी फ्रेंड्स। इसलिए सरकार ने इसे जब्त करके सारी प्रतियां जलवा दी और इस संग्रह की समस्त कहानियां नवाब राय के नाम से लिखी गई थी फ्रेंड्स। पश्चातवर्ती कहानियां उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखी। सोजे वतन के जब्त किए जाने पर भी इनका रचना प्रवाह बना ही रहा। मतलब कि ऐसा नहीं कि वो अगर किताब को बंद कर दिया गया तो वो दूसरे नाम से फिर लिखने लगे। अब प्रेमचंद के नाम से इनके कई कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। सन 1901 से लेकर के 1915 तक की रचना काल उर्दू रचनाओं की दृष्टि से प्रमुख है। इसी बीच उन्होंने लगभग 250 कहानियों की रचना की जो कि उनके अनेक संग्रहों में प्रकाशित हुई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कहानी रचना का द्वितीय आयाम हिंदी, मतलब द्वितीय आयाम जो है हिंदी में 1916 से लेकर के 1936 तक कई कहानी लेखकों ने बताया कि प्रेमचंद ने हिंदी में कहानी रचना का कार्य हिमनन द्विवेदी गजपुरी की प्रेरणा से प्रारंभ किया। द्विवेदी जी उस समय डुमरियागंज के तहसीलदार थे। प्रेमचंद जी उनसे भेंट हुई तो उन्होंने हिंदी में कहानी रचना की प्रेरणा दी। उनसे प्रेरित होकर के प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों के हिंदी रूपांतरण प्रस्तुत किया। हिंदी में लिखते रहे। हिंदी में उनकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती चली गई और उनके अनेक उपन्यास और कहानी संग्रह हिंदी में प्रकाशित होते चले गए। हिंदी पत्र पत्रिकाओं में भी उनको सम्मानपूर्ण स्थान मिला और उनका प्रथम हिंदी कहानी संग्रह सप्त सरोज था फ्रेंड्स। उन्होंने लगभग 1 दर्जन उपन्यास और 300 कहानियां की रचना की। 1 दर्जन मतलब 12 उपन्यास और 300 कहानियों की रचना की है फ्रेंड्स। संपादन कार्य के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रज्वलित स्वाभिमान से मंडित श्री प्रेमचंद में संपादन कौशल का भी उनमें सजग था। उन्होंने समय समय पर जमाना, ज्ञान मंडल लिमिटेड, वाराणसी द्वारा प्रकाशित मर्यादा माधुरी, जागरण और हंस नामक पत्रों का संपादन दायित्व संभाला और उनसे साहित्य के उच्च आदर्शों को स्थान दिया। हंस का प्रकाशन उन्होंने सन 1930 ईस्वी में प्रारंभ किया। सन 1930 ईस्वी में जब वे रोग शैया पर थे, मतलब उनको डिजीज बीमारी हो गई थी, तो वो क्या थे, बेड पे लेटे हुए थे, पड़े थे। तो हंस की जमानत के लिए उन्होंने पर्याप्त धन की व्यवस्था की। हंस बंद हो जाए और यह उन्हें असह्य था। अनुमान लगाया जा सकता है कि हंस उन्हें कितना प्यारा था। हंस की खातिर उन्होंने फिल्म जगत में प्रवेश किया, किंतु भाग्य का कठोर व्यंग की उन्हें सफलता न मिली। मानवतावादी इस कथा शिल्पी का चलचित्रों के जगत में भी मन रमा और ये अपनी जगह लौट आए, मतलब कि वहाँ पे मन नहीं लगा, तो इसलिए फिर वो बनारस वापस आ गए फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट इनके मृत्यु के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। इस प्रकार सन 1936 ईस्वी में तक कथा साहित्य को न केवल समृद्ध देकर वरन उसे नवीन दिशा, नवीन विषय, शिल्प एवं नवीन शैली से परिवेष्टित कर इस कथा शिल्पी सम्राट ने इस संसार से प्रयाण किया और साहित्य के अंतरिक्ष से एक दीप्त सितारा सदैव को विलीन हो गया फ्रेंड्स। किंतु उसकी दीप्ति आज भी उसकी रचनाओं से में अछूट है फ्रेंड्स। अभी भी उनका व्यक्तित्व है फ्रेंड्स। अब व्यक्तित्व के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। इनके पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। व्यक्तित्व, श्री प्रेमचंद का व्यक्तित्व विशुद्ध भारतीयता से मंडित है। गांधी जी के शब्दों में भारत की सच्ची तस्वीर तो भारत के गाँव में है। गांधी जी के शब्दों में भारत की जो सच्ची तस्वीर है जो भारत के गाँव में है। श्री प्रेमचंद जी अपने व्यक्तित्व में भारतीय ग्रामों का सच्चा स्वरूप संजोए हुए हैं। जैसा कि
उनके जीवन वृत्त से स्पष्ट है कि भारतीय कृषकों का अभावग्रस्त जीवन, दिनहीन मजदूरों की विपन्न अवस्था सभी को उन्होंने आत्मसात किया है और हृदय में गहराई तक प्रविष्ट सहानुभूति से उनका चित्रण किया है। उन्होंने तो आंखों के सामने खुली संसार की पुस्तक के पृष्ठों को ध्यान से पढ़ा है और इन पृष्ठों में उनके हृदय को अभावग्रस्त संतपों एवं विपत्रों के ही विशेष सहानुभूति रही है। फ्रेंड्स, एक सच्चे साहित्यकार की आत्मा उनमें निवास करती है। एक विशाल संवेदना के वे मूर्तिमान प्रतीक हैं। इसी कारण वे उपन्यास एवं कहानी साहित्य को जीवन से के कटु सत्य एवं यथार्थ तक उतार लाए हैं। उनका साहित्य जीवन की विशुद्ध व्याख्या कर सका है और उसने उपयोगी कला की सार्थकता को मूर्त रूप दिया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, राष्ट्रीयता एवं राष्ट्र प्रेम का उनमें पूर्ण उन्मेष है। उनका प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन भारतीय आत्मा का प्रतिनिधित्व करने के कारण ही जब्त किया गया और उसकी सारी प्रतियां जला दी गईं। सन 1920 में गांधी जी जब गोरखपुर पहुंचे, उस समय श्री प्रेमचंद जी वहां डिप्टी इंस्पेक्टर थे। गांधी जी के विचारों से वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देकर के अपनी आत्मा को पूर्ण स्वतंत्र कर लिया। तब वे साहित्य के माध्यम से उन्होंने अपनी राष्ट्रीय विचारधारा से जन जीवन को प्रभावित किया और अंग्रेजों तथा उनके खैरख्वाहों के अत्याचारों के सजीव चित्र उन्होंने प्रस्तुत किए। उन चित्रों के विवरण इतने स्पष्ट थे कि उनसे भारतीय जनता में क्रांति का जागरण हुआ और श्री प्रेमचंद एक प्रकार से अपनी साहित्य साधना के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष को तीव्र किया एवं राष्ट्र प्रेम की मशाल को प्रदीप्त किया। आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद जी तथा अपने युग के समाज सुधारवादी राजा राम मोहन राय ने श्री मुंशी प्रेमचंद जी को प्रभावित किया फ्रेंड्स, प्रेमचंद जी का कथा साहित्य गांधी, दयानंद एवं राजा राम मोहन राय, इन तीनों के विचारों की त्रिवेणी है। वे अपने साहित्य के माध्यम से किसी गांधी, किसी दयानंद, किसी राजा राम मोहन राय से कम नहीं है। उस उक्त तीनों युग प्रवर्तकों के समन्वित दृष्टिकोण को अपनी साहित्यिक कृतियों में प्रस्तुत करने के लिए कारण ही वे युग प्रतिनिधि कलाकार माने जाते हैं। समस्त राष्ट्रीय एवं सामाजिक आंदोलन उनके साहित्य में मुखर हैं और हिंदू मुस्लिम एकता, अनमेल विवाह, वैश्या उद्वार, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी है। फ्रेंड्स, ग्राम सुधार, आर्थिक शोषण, छुआछूत, विधवा विवाह, संयुक्त परिवार की समस्याएं, कलह और उलझने, पुलिस के हथकंडे, घूसखोरी, मुकदमेबाजी, मद्य निषेध, अंग्रेज शासकों की हृदयहीनता, कृषकों की दलितावस्था, समाज के ढोंगियों का पर्दाफाश, राष्ट्र प्रेम, संगठन, सत्याग्रह, सभी की यथार्थ स्थिति का चित्रण करके उनके साहित्य में विद्यमान है। इससे स्पष्ट है प्रेमचंद के अकेले व्यक्तित्व में उनका सारा युग समाविष्ट है और निसंदेह उन्हें युग प्रतिनिधि व्यक्तित्व मिला है। फ्रेंड्स, अब कृतित्व के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा उन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखा है। श्री प्रेमचंद ने अपनी साहित्य साधना में यद्यपि गद्य साहित्य की अनेक विधाओं को स्पर्श किया है, किंतु वास्तव में तो वे कथा शिल्पी ही हैं, अपने इस क्षेत्र में के एकमात्र सम्राट हैं। उनके कृतित्व का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा उनके कृतित्व के बारे में। उपन्यास क्या लिखे? श्री प्रेमचंद जी के जीवनी लेखक के आधार पर उन्होंने प्रेमचंद जी ने श्री महावीर प्रसाद पोद्दार की प्रेरणा से सेवा सदन नामक उपन्यास हिंदी में लिखा और तब से वे निरंतर हिंदी में लिखते चले गए। उनकी लोकप्रियता अनुदिन बढ़ती चली गई और इसके पश्चात उन्होंने रूठी रानी, कृष्णा, वरदान और प्रतिज्ञा आदि उपन्यासों की रचना की। इन्हें 1900 से 1906 ईस्वी के बीच की रचनाएं माना गया है और सेवा सदन उनकी तीसरी औपन्यासिक रचना है, जिसे गोरखपुर में सन 1916 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। उनके सुप्रसिद्ध उपन्यास प्रेमाश्रम का रचनाकाल 1918 ईस्वी है, किंतु इसका प्रकाशन सन 1922 में
वाराणसी से हुआ था फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इनकी उपन्यास रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो सेवा सदन, कृष्णा, वरदान, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान और अंतिम अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र है फ्रेंड्स। कहानी साहित्य क्या है फ्रेंड्स? कथा साहित्य की उपन्यास विधा को तो प्रेमचंद जी की लेखनी ने समृद्ध किया ही, इसके अतिरिक्त उन्होंने कहानियों की रचना कर कहानी साहित्य के भंडार में असाधारण वृद्धि की और इनके अनेक कहानी संग्रह उर्दू तथा हिंदी में प्रकाशित हुए, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है फ्रेंड्स। कौन कौन से उर्दू कहानी संग्रह में कौन कौन से? जैसा कि पूर्वोल्लेख किया जा चुका है कि प्रेमचंद जी ने कहानी लेखन का कार्य उर्दू से प्रारंभ किया। सन 1901 ईस्वी से सन 1916 ईस्वी तक लिखे गए उर्दू कहानी संग्रह निम्नलिखित हैं, जिनमें लगभग 250 कहानियाँ संग्रहित हैं। अब कौन कौन सी हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान देखिए फ्रेंड्स। सोजे वतन, प्रेम पचीसी, प्रेम बत्तीसी, प्रेम चालीसा, खाके परवाना, फिरदौस एक ख्याल, फिर जो दराह, दूध की कीमत, पारवाज ख्याल, खाके ख्याल और नजात का हिंदी कहानी संग्रह क्या है फ्रेंड्स? सन 1916 ईस्वी में प्रेमचंद जी ने हिंदी में कहानी लेखन का कार्य प्रारंभ किया। हिंदी साहित्य के इतिहास की यह घटना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जबकि हिंदी कथा साहित्य को एक युग परिवर्तनकारी प्रतिभा मिली। श्री प्रेमचंद जी ने सन 1916 से लेकर के 1936 तक लगभग 300 कहानियाँ की रचना करके हिंदी साहित्य को नवीन दृष्टि और नवीन दिशा प्रदान की। उनके प्रमुख हिंदी कहानी संग्रह निम्नलिखित है। कौन कौन से हिंदी कहानी संग्रह है फ्रेंड्स? तो ध्यान से देखिएगा। सप्त सरोज 1917 ईस्वी में गोरखपुर से प्रकाशित हुई है फ्रेंड्स। नवनिधि 1918 में बम्बई से, और प्रेम पूर्णिमा 1918 में कलकत्ता से, और बड़े घर की बेटी 1921 में कलकत्ता से, और लाल फीता 1921 कलकत्ता से, नमक का दरोका 1921 कलकत्ता से, और प्रेम पचीसी 1923 कलकत्ता से, प्रेम प्रसून 1924 लखनऊ से, और प्रेम द्वादशी 1926 लखनऊ से प्रकाशित हुई, और प्रेम प्रतिमा 1926 बनारस से प्रकाशित हुई फ्रेंड्स, और प्रेम प्रमोद 1926 इलाहाबाद से, और प्रेम तीर्थ 1926 बनारस से, पाँच फूल 1929 बनारस से, और प्रेम चतुर्थी 1929 कलकत्ता से, प्रेम प्रतिज्ञा 1929 बनारस से प्रकाशित हुई फ्रेंड्स, और सप्त सुमन 1930 बनारस से, और प्रेम पंचमी 1930 लखनऊ से, प्रेरणा 1932 बनारस से, और समर यात्रा 1932 बनारस और कलकत्ता दोनों से फ्रेंड्स। पंच प्रसून जो है फ्रेंड्स 1934 कलकत्ता से, और नवजीवन 1935 कलकत्ता से फ्रेंड्स ये प्रकाशित हुई थी फ्रेंड्स। पॉइंट क्या है फ्रेंड्स कि बैंक का दिवाला 1924 कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी, और शांति 1927 कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी, और अग्नि समाधि 1929 लखनऊ से, और कफन और शेष रचनाएं 1927 में बनारस से, और नारी जीवन की कहानियां 1928 बनारस से, और प्रेम पीयूष 1931 बनारस से, और प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां 1932 लाहौर से, ऐसी लाहौर, और गल्प समुच्चय 1928, हिंदी की आदर्श कहानी 1927 बनारस से, और गल्प संसार माला 1928 बनारस से, जीवन की कहानियाँ रचना काल अज्ञात प्रेमचंद की समस्त कहानियों का संग्रह मानसरोवर नाम से 8 भागों में सरस्वती प्रेस बनारस से प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। गद्य की अनेक विधाओं के बीच प्रेमचंद जी की लेखनी। प्रेमचंद न केवल उपन्यास एवं कहानीकार ही थे, वरन उन्होंने नाटक, निबंध तथा जीवनियाँ भी लिखी हैं। अनुवादक एवं संपादक के रूप में भी वे साहित्य जगत में प्रख्यात हुए, और उनका संग्राम नामक नाटक सन 1928 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। करबला तथा प्रेम की वेदी शीर्षक नाटक सन 1924 ईस्वी तथा सन 1933 ईस्वी में लखनऊ और बनारस से प्रकाशित हुए। उन्होंने आलोचनात्मक लेख भी लिखे जो जागरण तथा हंस की फाइलों में सुरक्षित है। हंस की फाइलों में सुरक्षित है फ्रेंड्स। इस प्रकार के कुछ आलोचनात्मक निबंध, कुछ विचार शीर्षक संग्रह में सन 1939
में बनारस से प्रकाशित हो चुके हैं और संपादक के रूप में उन्हें जागरण तथा हंसा नामक 2 पत्रिकाओं का संपादन किया है। जीवनी लेखक के रूप में इनकी महात्मा शेख सादी, दुर्गादास और कलम, तलवार और त्याग आदि रचनाएं उल्लेखनीय हैं। जीवन सार नामक आत्मकहानी प्रेमचंद ने सन 1932 ईस्वी में हंस के आत्मकथांक मैंने प्रस्तुत की है। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। श्री प्रेमचंद की अनुदित कार्य भी प्रसूत मात्रा में हैं और अथक साहित्य साधना में वे इन्होंने सुखदास, टालस्टॉय की कहानियाँ, अहंकार आज़ाद, कथा हड़ताल, चांदी की डिबिया और न्याय और सृष्टि का आरंभ अनुदित ग्रंथ प्रस्तुत किए हैं। फ्रेंड्स बालोपयोगी साहित्य कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स बालक के उपयोग के लिए प्रेमचंद जी के ग्रंथों की विषय परिधि अत्यंत व्यापक है। उन्होंने बालोपयोगी साहित्य की भी रचना की है। बालोपयोगी ग्रंथों के में मनमोदक, कुत्ते की कहानी, जंगल की कहानियाँ, रामचर्चा, दुर्गादास विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। फ्रेंड्स स्फुट रचनाओं में स्वरराज के फायदे विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। प्रेमचंद अधिक लोकप्रिय कहानियाँ विभिन्न कहानी संग्रहों में जिन कहानियों की साहित्य लोक में विशेष चर्चा है वे अधिक लोकप्रिय कहानियाँ बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, परीक्षा, रानी सारंध्रा, ममता, अमावस्या की रात्रि, वज्रपात, मैकू, मुक्ति का मार्ग, शतरंज के खिलाड़ी, डिग्री के रुपये, दुर्गा का मंदिर, आत्माराम, मिस पद्मा, अलगोझा, नशा, सुजान भगत, कफन, मनोवृत्त, घास वाली, गुल्ली डंडा, बूढ़ी काकी, पूस की रात, 2 बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, ईदगाह, एक्ट्रेस, जुलूस, लाल फीता, बैंक का दिवाला, नाग पूजा, गुप्त धन, बलिदान, गृहदाह, गरीब की हाय, धर्म संकट, 2 कब्रें, नया विवाह और जादू। बहुत सारी जो फेमस इनकी कहानियाँ हैं। फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं नहीं करते। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे। फ्रेंड्स नमस्कार, गुड नाइट।